नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ द्रव्या डेयरी फार्म से। दोस्तों, मैं कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूं ताकि जो इस लाइन में आना चाहते हैं जो भी लोग, उनके लिए आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं मिला कि कैसे क्या करना है। और मैंने सारी जानकारी खुद से रिसर्च करके जो भी हो सका मैंने वो खुद से की। मैंने ये फॉर्म जो शुरू किया था वो लगभग मई 2022 में मैंने डिसाइड किया कि इसको मुझे करना चाहिए, क्योंकि जो दूध का जो डिमांड है अभी हमारे राज्य में या फिर हमारे देश में वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे पशुपालकों की संख्या घटते जा रही है। इसके कारण इसमें क्या हो रहा है कि इम्बैलेंस हो रखा है और इसका, लेकिन लोगों की जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वो दूध का डिमांड बढ़ते जा रहा है। दूध ही एक ऐसा चीज़ है जो बच्चे भी खा सकते हैं और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें कैल्शियम रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, जो होने एक दूध एक ऐसा चीज़ है इसके शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए काम में आता है, बच्चों के ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। तो मेरा ये सजेशन है कि ये दूध जो पहले हम लोग के गाँव में भी लगभग हर एक घर में 2-3 गायें रहती थी, लेकिन वो आज बंद हो गया है। लोग करना नहीं चाह रहे हैं। एक तो इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि लोगों को लगता है कि वो काम थोड़ा छोटा है। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो पहले लोग प्राउडली डेयरी का काम करते थे, वो मतलब साफ वो बंद कर दिया। और लोगों को लग रहा है कि नौकरी करेंगे। ठीक है, नौकरी अच्छी चीज़ है, बट ये जो हमारी ज़मीन से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि गौ पालन जो भी है, ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ जो भी हमारे किसान भाई, उनको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो बिज़नेस है या फिर इसको एज ए मतलब अपने दिन के काम के आप ला सकते हैं और ये आपके लाइफ का एक पार्ट है। इसको ना छोड़ें। हाँ, इसमें ये है कि आप फीड मैनेजमेंट करके थोड़ा अच्छे से मैनेजमेंट करके अपने डेयरी फार्म का आप इसको अच्छे से प्रॉफिट भी कमा। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत रहता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी आपके संघ हैं, दुग्ध उत्पादक संघ जो कलेक्ट करते हैं दूध सेंटर, जैसे सुधा हो गया हमारे बिहार समस्तीपुर में, जो कलेक्शन का काम करते हैं। अभी और सारे आ गए हैं, जैसे राज फ्रेश मिल्क का आ गया है, गंगा डेयरी का आ गया है, गोदान का आ गया है। बट सभी लोग क्या है, किसान से 30 रुपये 32 रुपये खरीदते हैं, कभी कभी तो 28 रुपये मिल रहा है, जो कि उसका भाव नहीं होना चाहिए वो चीज़ का। तो ये एक गलत चीज़ है। किसान भाई को भी उस तरह, क्योंकि आजकल अगर फीड दे रहे हैं आप, अब फीड का कॉस्ट ही 28 से 29 रुपये पड़ रहा है। सारा चीज़ अगर आप जोड़े तो 30-32, मैन पावर जोड़े 30। तो दूध का रेट तो कंपनियां बढ़ा लेती है, लेकिन किसान के लिए वो भी फैट पे कि इतना % फैट, इतना SNF हो तो ही हम आपको रेट दे पाएंगे, जो कि एक गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको एक वाजिब हक मिलना चाहिए। तो अगर आप वो इनपुट कॉस्ट कम कर सके दूध के लिए तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या है, आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने लिए, अपने डेयरी फार्म के लिए मार्केट ढूंढ रखा है। मेरे अभी 10 गायें हैं, 10 में से मेरे 170-180 लीटर तक हो जाता है लगभग एवरेज। अगर सबका निकालें तो उसमें एक गाभिन है मेरी, तो ये कह सकते हैं। और मेरा जो मार्केट है, एवरेज प्राइस है 40 से 42 रुपये आ जाता है। मार्केट में मैं 45-46 रुपये सेल करता हूँ। और एक होटल मैंने ले रखा है जिसको दे रहा हूँ, जो मिठाई का वगैरह का काम करते हैं, तो उनको दे रखा है मैंने। और वो मुझे अच्छा, एक बल्क जितना भी दूध है मैं उनको दे देता हूँ। तो सबसे ज़रूरी क्या है, गाय का आप कैसे भोजन देते हैं, उसको कैसे खिलाते हैं, रख रखाव, उसको कैसे आप प्रयास करते हैं, कैसे आप रखते हैं। गायों को रख रखाव के लिए सबसे जरूरी कि आप उसको हवादार बनाइए। आपका जो शेड हो, जैसा मैंने बनाया है, मैंने वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा जो भी है 14 फीट का हाइट है और साइड में 12 फीट का है, जिससे कि हवादार। और इस जिस जगह पे बना हुआ है ये बहुत ही चारों तरफ से बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, आम के, लीची के और पीपल का सारा है, तो इससे हवा आती रहती है, जिससे उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता। और मैंने और भी उसमें उनको कंफर्टेबल करने के लिए मैंने उसमें पंखा वगैरह भी लगा रखा है। तो सबसे पहले जरूरी है उसका रख रखाव। आप किस तरह से हाइजीन मेंटेन करते हैं, आप कैसे छिड़काव करते हैं ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, गाय को खाने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सफाई तो बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। अगर आप देखें, जैसे मनुष्य के लिए एक
सफाई, एक हाइजीन एक मैटर करती है। कोरोना के बाद तो इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है। तो उस तरह से हमें पशुओं में भी बीमारी से बचाने के लिए उसके लिए हमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैं करता भी हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि मेरा जो एंटीबैक्टीरियल मैं यूज़ करता हूँ बहुत ही अच्छा है और मेरा बहुत ही कामयाब रहा है अभी, जिसमें मक्खियाँ, मच्छर, जितने भी और बैक्टीरिया जो है वो नहीं आ सकते उसमें। तो उसके साथ साथ आपको जो सेकेंड ऑप्शन है उसका है आपका कि आप उसको कैसे खाना खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं। एक मनुष्य को जैसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है और भी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम तो बोल के अपना पूरा कर लेते हैं, वो जानवर तो बोल नहीं पाया कि हाँ भाई मेरा ये दिक्कत है। हमें अपने जानवरों का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो खाने का ऐसा दें तो संतुलित आहार दें उन्हें। भूसा हो गया जो कि एक सोर्स है उसका पेट भरने का, उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, और कहने को कह सकते हैं वो प्रोटीन का एक है, बट उसमें ज़्यादा होता नहीं है। भूसा के साथ आप उसको दाना दीजिए। दाना में हो गया आपका मक्के को दरड़ करके, उसको दर्रा कहते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको ज़्यादा महीन ना करके थोड़ा सा खुरदरा होना चाहिए ताकि उसको आप पका सकें। उसके बाद चोकर हो गया। उसके बाद आप दाल दे सकते हैं उसको, मसूर का। उसके बाद उसका गर्मियों के दिनों में तीसी का खल दे सकते हैं उसको। उसके बाद आप मिनरल मिक्सचर दीजिए। मेरे पास एक प्रोडक्ट आया था, मेरे कुछ कंपनी वाले आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट दिखाया, बूफैट। ये एक ऐसा कंप्लीट प्रोडक्ट, मुझे बहुत इससे फ़ायदा हुआ है ये बूफैट से। ये गाय को मिनरल मिक्सचर तो है ही, सारे मिनरल्स हैं इसमें, आप पढ़ सकते हैं इसका कंपोजिशन में। ईस्ट है, लैक्टोबैसिलस है, एस्परजिलस है, बाईपास न्यूट्रोफिल, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, नाइसिन है और विटामिन्स भी। साथ ही ये तो उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको तो पूरा करता ही है। साथ में क्या करता है ये, जो कि मैं देखा है, उन्होंने बोला था, मुझे विश्वास नहीं था उस टाइम पे, बट जब मैं उसको लगभग 1 महीना खिलाया तो मुझे मिल्क के फैट में बहुत बढ़ोतरी हुआ है इससे। और इसमें लिखा हुआ भी है इसका, और मिल्क का थोड़ा बहुत प्रोडक्शन मेरा बढ़ा है। पहले मेरा 160 या 170 आता था, क्योंकि अभी 100 ज़्यादा नहीं, मतलब 7-8 लीटर 10 लीटर हर एक गाय पे 1-1.5 लीटर बढ़ा है। और गाय में सबसे बड़ी बात कि फैट और SNF जो सबसे बड़ी शिकायत होती है किसानों की कि हमें फैट नहीं बढ़ रहा है, क्या करें। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप दे सकते हैं उसको। इसका बूफैट है, ये 300 रुपये किलो का एक डब्बा आता है, जो कि मैं इसको 50 ग्राम डेली सुबह में गायों को देता हूँ नियमित रूप से। ये बूफैट मैं यूज करता हूँ। दूसरा चीज़ है कैल्शियम, जो लिक्विड कैल्शियम आता है गायों को दिया जाता है, 100 ml के बराबर एक गाय को मैं देता हूँ। मैं कैसे देता हूँ उसको, हर एक 15 दिन पे 15 दिन लगातार उसको देता हूँ, फिर 10 दिन के लिए बंद कर देता हूँ, फिर 15 दिन लगातार देता हूँ, फिर 10 दिन के लिए बंद कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि उनको जो चाहिए होता है वो तो पूरा करते ही है, ताकि एक्सेस ना हो। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा खर्च कर मतलब देते हैं उसको, तो एक्सेस होना शुरू करता है, जो भी वो भी हानिकारक है। सप्लीमेंट उतना ही दीजिए जितना उसको ज़रूरत है। तो कैल्शियम हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, दाल हो गया, मसूर। फिर उसके बाद हम लोग उसमें सुधा ये अमृत पशु आहार देते हैं हम लोग उसको, ज़्यादा नहीं, आधा किलो से 1 किलो के बराबर हम लोग देते हैं उसके। तो इसका जो क्वांटिटी आप जानना चाहेंगे, तो क्वांटिटी में मैं भूसा लगभग दोनों टाइम 2-2 किलो देता हूँ। मक्के का जो दर्रा है, दरड़ के जो देते हैं हम लोग, बारीक नहीं रहता है वो, दर्रा रहता है थोड़ा सा, वो मैं 1.5 किलो देता हूँ सुबह शाम, तो 3 किलो वो हो गया। उसके चोकर में देता हूँ, मोटा चोकर, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए उसमें, तो 2-2 किलो देता हूँ मैं उसको। फिर सुधा दाना हो गया, जिसको सुधा दाना कहते हैं, एक्चुअली वो अमृत पशु आहार है जो मैं देता हूँ। 50 kg का बैग आता है, वो 1340 रुपये में मुझे मिलता है तो वो देने से उसका सारा कंप्लीट उसका न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं साइलेज देता हूँ। मैं हरा चारा अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा कि हरा चारा से बढ़िया ये साइलेज का है, तो और साइलेज गाय बहुत अच्छे से खा रही है। और सबसे ज़्यादा बात, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है कि आप हरा चारा बाहर से लाएँ खेतों में, यहाँ लाए काटें, फिर उसको प्रोसेस करें। तो साइलेज जो कि बरौनी डेयरी, सुधा जो कंपनी का जो बरौनी डेयरी है, वहाँ पे बनता है वो 100 kg 50 kg का बैग आता है वो, तो वो 7 रुपये किलो पड़ता है। तो मैं 3-3 किलो सुबह शाम उसको देता हूँ, बीच बीच में, रात में एक बार दोपहर में देता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा
हरे चारे का टेंशन खत्म, और ये कंप्लीट पैकेज रहता है जो मैं देता हूँ अपने गायों को। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा जो दूसरा चीज़ है कि मैं अभी बछड़े पे भी काम कर रहा हूँ। बछड़िया पर अभी 2-3 को मैंने सीमेंट डला, डेनमार्क का सीमेंट मैं डलवा रहा हूँ। 2 को मैंने सीमेंट डलवाया है कि उसके बच्चा दिया हुआ 3 महीना हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि वो रख लेगी। अभी तक जैसा साइन मुझे वो दिखा रही है अपना गाय, तो लग रहा है मुझे वो रख लेगी। तो मैं उस पर भी काम करूँगा और देखूँगा कि कैसे हम उसको और अच्छे से डेवलप कर सकें, ताकि थोड़ा सा यहाँ के वातावरण में भी ढल जाए और एक अच्छा दूध का प्रोडक्शन हो सके उससे ज़्यादा। मेरा जो दूसरा चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया है अपना, जिसमें कि आप देख सकते हैं पोस्टर है, और इसमें कंप्यूटर सारा चीज़ मैं मैनेज करता हूँ इसी कंप्यूटर पे। तो इस पे जो भी चीज़ मेरा सारा चीज़ चल रहता है, कितना दूध गया, क्या कॉस्टिंग आया एक गाय को ख़रीदने में, क्या, तो ये मैं सारा चीज़ इसी पे मैनेज करता हूँ, ताकि मैं इस पर विश्वास रखता हूँ। आपके पास सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, और रिकॉर्ड ऐसे होने चाहिए ताकि उसको कभी भी एक्सेस कर सके। ये नहीं कि डायरी में आप लिख रहे हैं, ठीक है वो हार्ड कॉपी हो गया तो वो कर सकते हैं, बट जो मेन है कंप्यूटर है अगर, तो आप यूज करना चाहिए। उसमें सारा चीज़ आप देख सकते हैं, क्या कॉस्टिंग है, एक एक चीज़ आप लिखिए तो आप उसको अच्छे से बेहतर से मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसका क्या कॉस्ट आया, इनपुट एक एक चीज़ का आप लिखिए, भूसा का कितना, जितना भी चीज़ खिला रहे हैं आप चाहें तो डेली बेसिस पे कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और, आपको पोर्शन मेरा कहने का मतलब है कि गाय को आप कितना खिलाना है जरूर कंट्रोल करें। ये ना कि दे दें पूरा, तो उसके वेट होना चाहिए कि अगर 2 kg आपने तय कर रखा है तो 2 kg देना चाहिए। और उसमें जो हाई मिल्किंग जो आपकी गाय हैं उनको थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए सारा चीज़, और जो कम मिल्किंग दे रही है या फिर प्रेग्नेंट है उनको आप अपने हिसाब से देख के आप कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा आपका, जो भी हाई मिल्किंग का दूध है वो आपका सही रहेगा। तो इससे क्या है कि आपका कॉस्टिंग भी कम लगेगा, और आपका देख रहे हैं कि हाँ मेरी ये गाय 25 लीटर 20 लीटर 22 लीटर दे रही है, तो उसको उसी हिसाब से दाना पानी भी मिलना चाहिए ताकि वो अपना बैलेंस कर सके। तो मेरा ये जो कंप्यूटर है इसमें मैं सारा चीज़ अपना जो भी कोई भी चीज़, 1 रुपया भी अगर मैंने कुछ खर्च किया है इस पर तो मैं यूज़ करता हूँ उसको, और इस पर सारा चीज़ फीड करता हूँ ताकि एक क्लिक में ही मुझे पता चल जाता है कि क्या है नहीं है। तो इसमें मुझे मैनेज करने में आसानी होता है, किसी को भी कोई चीज़ क्या है, कितना पेमेंट करना है, क्या है, सारा चीज़ मैंने इसमें एक्सेल सीट बना रखा है। और एक्सेल सीट में आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरा अगस्त का एक्सेल सीट है। इसमें आप देख रहे सारे लोगों का नाम है, कितना दूध जा रहा है, किनके सारा चीज़ें ऐड होके आया था। मेरा डेली का एवरेज कितना है, 160 लीटर, 165, 139, 141, इसमें कितना लीटर अभी तक हुआ। अभी तक मैंने 1465 लीटर किया है फीड है, और 58,714 रुपये का मैंने सेल किया है इसमें। तो ये इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं सारा चीज़ क्या है। तो इससे आपको आसानी होगा डेयरी को समझने में, उसमें क्या इनपुट कॉस्ट आ रहा है। तो मैं अब फिर से पूरा पीछे जाना चाहता हूँ कि मेरा जो शेड है वो लगभग 9 लाख रुपए लगा था मुझे, 9.5 लाख रुपये शेड बनाने में, क्योंकि मैंने टाटा का सीट दिया था, जो भी आयरन रॉड थे सारे, बाउंड्री किया 5 फीट का, वो सारा 9-9.5 लाख रुपये लगा। उसके बाद मुझे हर एक गाय का एवरेज कॉस्ट, मैंने कुछ गाय लिया 60,000 की, कुछ 55,000 की, कुछ 45,000 की। तो अभी जो मेरा एवरेज कॉस्ट है सभी गायों का 10 गाय वो 51,000 रुपये का है। तो ये मेरे लिए भी ठीक है कि मैं अपना एवरेज मेंटेन 55,000 तक करना चाहता हूँ कि हाँ मेरा बैलेंस रहे, ताकि आप किसी और चीज़ पे आप फोकस रख सकें और आपका ज़्यादा पैसा इस पर ना जा सके। तो 45,000 से लेकर 55,000 60,000 तक में अच्छी गाय मिल जाती है। और ये ध्यान रखिए कि गाय आपकी सही कंडीशन में, आपने तो पैसा लगा दिया, पैसे के हिसाब से आपके पास नहीं आ पा रहा है दूध, तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो जब भी लें तो 2-3 बार किसान के घर पे जाके, और हाँ किसान भाई से ही लें आप। डेयरी में तभी लें जब आपको जानकारी हो कि हाँ ये पशु ऐसा है, क्योंकि डेयरी में बहुत सारी बातें होती हैं। तो अगर आप डेयरी में जाना चाहते हैं तो किसान भाई से जैसे मैं बहुत सारे गांव में घूमा,
वहाँ जाके देखा, फिर उसके बाद 2-3 बार उसको दूर करके देखा कि क्या होता है उसका मिल्किंग कैपेसिटी क्या है, इस हिसाब से मैं मैनेज उसको कर लेता हूँ। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि मैंने रात का जो मेरा दूध था वो बच जाता था, तो मैंने क्या है कि फ्रीजर लिया इसके लिए, ताकि मैं अपना सारा दूध उसमें आप रख दूँ। देख सकते हैं रात वाला दूध जो रहता है मेरा, जो भी बच जाता है, मैं उसको सुबह में यूज करता हूँ और उसको फ्रिज में रखता हूँ ताकि इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा ना हो और दूध खराब ना हो। तो यही है मेरा आज का लोगों को कि इसमें ज़रूर आइए इस बिज़नेस में, और ये घाटे वाली हो ही नहीं सकती। अगर आप सही से मैनेज करेंगे तो ये घाटे वाली बिल्कुल नहीं हो सकती, बशर्ते कि आप सही से मैनेज करें, सही से खाना दें, साफ़ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, और हाँ, मार्केट ज़रूर ढूंढें, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आप प्रॉफिट में रहिएगा। अगर आपने मार्केट ढूंढ रखा है, 40 से ऊपर आपने बेचा है, 35 तो मिनिमम होना ही चाहिए। अभी जैसे मेरा दूध का जो प्रोडक्शन है, अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ अपने इनपुट ऑपरेटिंग कॉस्ट से, तो अभी मेरा 25 से 26 रुपये पड़ रहा है कॉस्टिंग, मैक्सिमम 27 रुपये तक जाता है। तो मैं अपना दूध एवरेजली 40 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, ऑपरेशनल प्रॉफिट में। तो ये कर सकते हैं आप, बशर्ते कि आप सही से मैनेज करें, साफ़ सुथरा रखें, हाइजीनिक रख लें। और दूसरी बात, आपके लिए मार्केट तो ज़रूर होना चाहिए। बिना मार्केट आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसे ही मुझे कुछ और जानकारी मिलती है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और हाँ, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है, अगर किन्हीं किसान भाई को या किसी भी किन्हीं लोगों को अगर चाहिए कि इस बारे में क्या जानकारी ले सके, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने नंबर दे रखा है, वैसे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ये मेरा फ़ोन नंबर है। और मेरा घर हुआ मोहिउद्दीनपुर, और किसी भी तरह मैसेज छोड़ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा रेडी रहूँगा आप लोगों का मदद करने। जो भी मुझे जानकारी मिली है इकट्ठी हुई है, मैं ज़रूर शेयर करूँगा, और प्रत्येक दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी देता रहूँगा, कैसे मैं करता हूँ, क्या करता हूँ। तो धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।